नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस में। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। तो आइए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और इस क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे? अज्ञेय जी द्वारा रचित कहानी शरणदाता। तो इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे अज्ञेय जी को, और अज्ञेय जी द्वारा रचित कहानी भी कौन सी? शरणदाता। शरणदाता कहानी में अपनों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से देवेंद्र लाल जी जो परिस्थितियां बनी हुई थी भारत व पाक विभाजन की, वो परिस्थितियां थी जिसमें दंगे होते थे, लड़ाइयां होती थी, चारों तरफ आगजनी फैली हुई थी। उस समय किस प्रकार से देवेंद्र लाल जी को लेकर देवेंद्र लाल जी व रफीकुद्दीन दो पात्रों के माध्यम से और अज्ञेय जी किस प्रकार से उन यथार्थ परिस्थितियों का चित्रण करते हैं। यहाँ पर अपनों ने देखा था कि देवेंद्र लाल जी एक हिंदू है। देवेंद्र लाल जी हिंदू है और इसके साथ साथ इनके मित्र है रफीकुद्दीन। परंतु फिर भी वो दोनों मित्र होने के बाद भी दोनों इतने मजबूर है अपने धर्मों को मानने के लिए। ये हिंदू है और ये मुसलमान है। वह वो समय था जब हिंदू और मुस्लिम, यानी हिंदू गहन बस्ती, हिंदू जहां पर ज्यादा थे वहां पर मुस्लिम लोग नहीं रह पाते थे, और मुस्लिम जहां पर ज्यादा थे वहां पर हिंदू लोग नहीं रह पाते थे। कारण क्या था कि दोनों के दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। क्यों? क्योंकि हिंदू भारत में जाने वाले थे और मुसलमान पाकिस्तान में जाने वाले थे। और उस समय जहां भी हिंदू ज्यादा होते थे वहां पर मुसलमानों पर अत्याचार होता था, हिंसा होती थी, और जहां पर मुस्लिम गहन बस्ती थी वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार होते थे। इस प्रकार से चारों तरफ आगजनी की लपटें फैली हुई थी। यहाँ पर रफीकुद्दीन जी के घर पे देवेंद्र लाल जी है। इससे पहले की कहानी अपन पढ़ चुके थे। देवेंद्र लाल जी घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि ये मुस्लिम बस्ती है। और यहाँ पर गांव कौन सा है? मौजंग। और मौजंग में जो भी हिंदू थे वो लगभग बाहर जा चुके हैं। अब देवेंद्र लाल जी अकेले हिंदू बचे हैं, उनके आसपास कोई भी हिंदू घर दिखाई नहीं देता। और इसलिए रफीकुद्दीन अपने मित्र को अपने घर पे ले जाते हैं ताकि इनका कोई भी अहित न कर सके। रफीकुद्दीन के घर पे देवेंद्र लाल जी शरण ले लेते हैं और रफीकुद्दीन बाहर निकलते हैं। तब आसपास की खबर कर देवेंद्र लाल जी को सुनाते हैं। और जैसे ही सुनाते हैं तो दोनों मित्र बैठकर हमेशा बातें करते हैं और देश के भविष्य की आलोचना व चर्चा आदि करते रहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों मित्रों के बीच में बात होती है। रफीकुद्दीन जी 3 घटनाएं बताते हैं जो कि बहुत ही भयंकर थी, बहुत ही विभत्स घटनाएं थी। कौन कौन सी? एक तो अपनों ने पढ़ ली थी डॉक्टर वाली कहानी। एक डॉक्टर थे, प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, उनको कुछ लोग जाकर और कहते हैं कि आप लोगों को समझाइए, आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लोग आपकी सुनेंगे और इस बहाने आप लोगों को समझाने चाहेंगे तो आप मरीजों का इलाज भी कर सकेंगे। अब ये डॉक्टर थे हिंदू। अब ये इलाज करने जाते हैं, 2-3 बस्ती घूमते हैं, उसके बाद एक मरीज को देखने के लिए झुकते हैं। वहीं पर उसी मरीज का ही रिश्तेदार इन्हें छुरा घोंपकर मार देता है। एक तो ये घटना जो अपन पढ़ चुके हैं। दूसरी घटना की सीमा पर, भारत पाक सीमा पर एक सिख गांव है, या फिर यहाँ पर बात है वो अमृतसर के पास के गांव की है। अमृतसर के पास के गांव की है और वहां पर कुछ मुस्लिम लोग इस गांव में, अमृतसर के पास वाले गांव में शरण ले लेते हैं। अब यहाँ पर अमृतसर सिखों का गांव है, ठीक है। अमृतसर पंजाब है, यहाँ पर ये ज्यादा सिख लोग रहते हैं और इस गांव में भी ज्यादा सिख लोग हैं। तो यहाँ पर कुछ मुस्लिम लोग शरण ले लेते हैं और मुस्लिम लोगों को सिख शरण ही नहीं देते। जब ज्यादा अधिक दंगे फैलते हैं तब अमृतसर स्टेशन तक उन्हें कुशल पूर्वक पहुंचाने की भी सोचते हैं। और ये फिर 200-250 लोग हैं, वो अपनी अपनी कृपाणें लेकर, अपनी अपनी तलवार लेकर और चारों तरफ से उन मुस्लिम लोगों को घेर कर और वहां स्टेशन तक पहुंचाते हैं। कौन से स्टेशन? अमृतसर स्टेशन तक छोड़कर आते हैं। तो अमृतसर स्टेशन तक पहुंच जाकर आते हैं।
परंतु इतने लोगों के द्वारा ये काम किया गया। यहाँ पर रफीकुद्दीन जी कहते हैं कि देखिए, यहाँ पर 200-250 लोग थे, उन्होंने प्रण लिया और प्रण को निभाहा भी, यानी उसका निर्वाह भी किया। अब अकेला व्यक्ति यदि होता तो वहां पर करता क्या। और फिर ये अत्यंत ही दुखी हृदय से, व्यथित हृदय से यूं कहते हैं कि अकेले व्यक्ति को तो झुकना ही पड़ता है, उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होता। इन्होंने इतने लोगों के बावजूद इतने मुश्किल से ये काम पूरा किया था, तो अकेला व्यक्ति क्या कर पाता। और जब रफीकुद्दीन ये बात कहते हैं तो देवेंद्र लाल जी रफीकुद्दीन की व्यथा को समझ जाते हैं, उनकी चिंता को समझ जाते हैं, और फिर उनके द्वारा बोला गया वो प्रथम वाक्य कि अकेला व्यक्ति क्या करे, अकेले व्यक्ति को तो झुकना ही पड़ता है, तब वो प्रथम वाक्य देवेंद्र लाल जी के मस्तिष्क में घर कर जाता है। देवेंद्र लाल जी तीखी नजरों से रफीकुद्दीन की तरफ देखते हैं, पर कुछ बोलते नहीं है। बोले भी कैसे, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद ये थी 2 घटनाएं, एक डॉक्टर वाली और एक अमृतसर स्टेशन वाली घटना। उसके बाद जो तीसरी घटना है उसमें रफीकुद्दीन जी बताते हैं कि एक रेलवे कर्मचारी है जिन्होंने अनेक लोगों को जो कि मुसलमान थे उनको पनाह दे रखी थी, पनाह देकर, और उसने पुलिस स्टेशन में खबर भी कर दी। पुलिस स्टेशन में खबर करते हुए उसने ये कहा था कि जी हम मेरे यहाँ इतने लोग शरण लिए हुए हैं, शरणार्थी है, आप इनको सही जगह पर, इनका जो घर है, इनकी जो संपत्ति है, उसकी रक्षा का वायदा देते हुए इन्हें सही सुरक्षित जगह पर पहुंचा दीजिए। जब पुलिस को ये बात पता चली, जब इसने पुलिस को खबर की, तो पुलिस इनके घर पे आई और सब लोगों को गिरफ्तार करके और वहां पर पुलिस स्टेशन ले गई। गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गई और लगभग 3 दिन तक इनको रखा पुलिस स्टेशन में। ये घर में कौन थे? ये घर में एक तो वह कर्मचारी स्वयं था और उसके यहाँ 3 स्त्रियां घर में थी। 3 स्त्रियां, तो 3 स्त्रियों में एक तो इसकी पत्नी, एक इसकी माँ, और तीसरी स्त्री कौन है? हो सकता है इसकी कोई बेटी हो या कोई और हो। उसका चित्रण अज्ञे जी इस कहानी में नहीं करते, बस ये बताते हैं कि इसमें 3 स्त्रियां थी। ठीक है, तो इन तीनों को तीसरे दिन पुलिस स्टेशन से छोड़ा गया। लेकिन जैसे ही छोड़ा गया तब इन तीनों के साथ 2 हथियारबंद पुलिस भी छोड़े गए। पुलिस भी इनकी रक्षा के लिए साथ में दिए गए, हथियारबंद पुलिस वाले। अब कहते हैं कि ये पुलिस स्टेशन से निकलकर 50 कदम ही नहीं निकले होंगे, इतनी ही देर में पुलिस वालों ने स्वयं ने ही इन पर गोलियां चला दी। और पुलिस वालों ने जब इन पर गोली चलाई तब कहते हैं कि वह रेलवे कर्मचारी तो मारा गया, उसकी माँ और उसकी पत्नी तड़फती हुई और सड़क पर पड़ी रही, लेकिन कोई इसे देखने तक नहीं गया, कोई उनको देखने तक नहीं गया। परिस्थितियां इतनी ज्यादा भयंकर थी। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि अज्ञे जी ने किस प्रकार से उन परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण किया है। तो यहाँ पर 3 घटनाओं को अपनों ने देखा है, एक तो डॉक्टर वाली, एक अमृतसर में सिखों और मुस्लिमों वाली, और तीसरी रेलवे कर्मचारी वाली। रेलवे कर्मचारी ने कुछ लोगों को शरण दी थी और पुलिस की सहायता से वो उन्हें सुरक्षित स्थान तक भेजना चाहता था, परंतु वो भी नहीं भेज पाया। अर्थात रफीकुद्दीन जी देवेंद्र लाल जी को इन तीनों घटनाओं के बारे में बताते हुए क्या बताना चाहते हैं? वो बताना चाहते हैं कि परिस्थितियां कितनी विध्वंस होती जा रही है और ये सभी की सभी इन परिस्थितियों में कितना मुश्किल हो जाता है कि किसी की रक्षा कर पाना। देवेंद्र लाल जी इन सभी चीजों के बारे में समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, परंतु वो जब भी इन बातों से परेशान होकर रफीकुद्दीन जी से कहते हैं कि मुझे भी यहां से चला जाना चाहिए, तो रफीकुद्दीन उन्हें जाने देते नहीं है। यानी परिस्थितियां भयंकर बनती जा रही है, परंतु रफीकुद्दीन देवेंद्र लाल जी को जाने नहीं देते। अब देवेंद्र लाल जी करे क्या? बार बार उनसे आग्रह करते हैं कि मुझे चले जाना चाहिए, परंतु रफीकुद्दीन जी
इन्हें मना कर देते हैं और यूं कहते हैं कि आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। और ये कहकर और बार बार रफीकुद्दीन जी इन्हें रोक लेते हैं। ये घटनाएं होती हैं और इस प्रकार से जो गिरोह, देखिए हिंदू बस्ती है तो उसमें हिंदुओं के गिरोह बनते हैं, झुंड बनते हैं, पहले लूटपाट होती है, फिर आगजनी होती है। उसी प्रकार से जब मुस्लिम गहन बस्ती है, मुस्लिम लोग जाता है तो वहां पर मुस्लिमों के गिरोह बनते हैं और हिंदू घरों की लूटपाट की जाती है और उसके बाद उनमें आग लगाई जाती है, आगजनी की जाती है। इस प्रकार से परिस्थितियां बनी हैं और जो भी मुस्लिम लोगों को हिंदू सामने दिखाई देता है तो वो उन्हें मारने लगते हैं और हिंदुओं को मुस्लिम सामने दिखाई देते हैं तो वो उन्हें मारने लगते हैं। बहुत ही भयंकर परिस्थितियां बनी हुई है और इनमें अब हालात ऐसे हो गए हैं कि भादव का महीना है, भादव का यानी भाद्रपद का महीना है और इसमें ये जो चारों तरफ की आगजनी है उससे जो धुआं उठता है उससे उमस और अधिक बढ़ गई है। और वो उमस कैसी हो गई है, गलघोंटू, गलघोंटू का मतलब गला घोंटने वाली, मारने वाली सी उमस है वो बन गई है। और इसके साथ साथ चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई है क्योंकि बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, बहुत से लोगों को मारा जा रहा है तो ये लाशें भी सड़ने लगी है। इस प्रकार से बहुत ही बुरी या घृणित दृश्य एक प्रकार से कहें तो वो हमारे देश में बन रहा है। अब उसी समय इन परिस्थितियों में एक दिन रफीकुद्दीन जी अपने घर पे थे, रफीकुद्दीन जी अपने घर पे थे और देवेंद्र लाल जी रफीकुद्दीन के घर पे है, ये हम देख ही चुके हैं, देवेंद्र लाल जी। अब इस समय क्या होता है कि रफीकुद्दीन के घर पे लगभग दोपहर के समय 6-7 लोग आते हैं, 6-7 लोग आते हैं और जैसे ही वो 6-7 लोग आते हैं तो रफीकुद्दीन जी उन्हें बाहर की बैठक में ले जाते हैं, बाहर की बैठक में ले जाते हैं और यहाँ पर ये सब लोग बैठे हैं। अब यहाँ पर ये सब लोग बैठे हैं तो उस समय देवेंद्र लाल जी सुनने का प्रयास करते हैं परंतु स्पष्टतः कुछ सुनाई नहीं देता, बस कुछ शब्द सुनाई देते हैं, गद्दारी, इस्लाम, इस्लाम, इस प्रकार से कुछ शब्द है वो सुनाई देते हैं। देवेंद्र लाल जी को कान लगाते हैं तब, और वो भी शब्द किसके मुंह से, रफीकुद्दीन के मुंह से। जब 6-7 लोगों के साथ रफीकुद्दीन जी की बात हो रही थी तो बहस के बीच बीच में रफीकुद्दीन थोड़ा तेज बोलते हैं और तेज बोलते हैं तो कुछ इस प्रकार के शब्द उन्हें सुनाई देते हैं और वो शब्द इनके दिमाग में तो बैठ जाते हैं परंतु उनको जोड़कर किसी की घटना, अब सामान्यतः यूं होता है ना कि हम कहीं पर कुछ कान लगाकर सुन रहे हैं तो 2-4 शब्द हमारे कान में पड़ते हैं तो फिर अपन वाक्य बनाने लगते हैं कि शायद ये बोल रहे होंगे, ये कह रहे होंगे। तो उसी प्रकार से देवेंद्र लाल जी वाक्य बनाने का प्रयास नहीं कर रहे, वो इंतजार कर रहे हैं रफीकुद्दीन जी का कि जैसे ये लोग जाएंगे तो रफीकुद्दीन जी आएंगे तब उनसे पूछ लिया जाएगा कि क्या बात हुई थी, ये लोग कैसे आए थे। परंतु बातें खत्म नहीं हो रही थी, लगभग 1.5-2 घंटे गर्मजोशी से बहस चलती है। उसके बाद रफीकुद्दीन जी इस बैठक से बाहर निकल के और आते हैं बिल्कुल चेहरा उतरा हुआ और चिंता व्यथा स्पष्टतः उनकी मस्तिष्क पर दिखाई दे रही थी। और यहां से निकले, देवेंद्र लाल जी की तरफ थोड़ा सा देखा और फिर भीतर जाने को हुए। और जैसे ही भीतर जाने को हुए तो देवेंद्र लाल जी ने एकदम से निकलते ही नहीं पूछा कि क्या बात हो रही है, क्या बात हुई, क्योंकि थोड़ा सा यूं सोचा कि एक बार इनको संभलने दो, शायद ये अपने आप बता देंगे। लेकिन रफीकुद्दीन जी ने कुछ नहीं बताया, थोड़ा सा देख के लंबी सांस लेके और फिर जब वो भीतर जाने को हुए तब देवेंद्र लाल जी से रहा नहीं गया। और फिर देवेंद्र लाल जी ने कहा कि क्या हुआ रफीकुद्दीन जी। और
फिर रफीकुद्दीन ने देवेंद्र लाल की तरफ देखा और फिर कुछ नहीं बता पाए, कुछ बोल नहीं पाए, फिर भीतर जाने को हुआ। तब देवेंद्र लाल जी ने यूं कहा कि आप मेरी वजह से क्यों जलील हो रहे हैं? मैं जानता हूं कि ये इसीलिए आए हैं। आप मेरी वजह से क्यों इनके सामने झुक रहे हैं? क्यों इन लोगों की इतनी सुन रहे हैं? मैं स्वयं ही यहां से चला जाता हूं। और जैसे ही देवेंद्र लाल जी ये शब्द बोलते हैं, वैसे ही रफीकुद्दीन जी वापस मुड़कर देवेंद्र लाल जी के दोनों कंधों पर हाथ रखते हैं। और जैसे ही कंधों पर हाथ रखते हैं तो उनकी सांसें बहुत तेज हो जाती है। तेज से तेज सांसें निकलती हैं, परंतु शब्द नहीं निकल पाते। और फिर वहां पर रफीकुद्दीन जी कुछ नहीं बोल पाते और फिर वहां से मुड़कर भीतर चले जाते हैं। कोई बात इनके बीच में नहीं होती। अब देवेंद्र लाल जी लगभग चीजें तो समझ चुके थे, परंतु फिर भी वो कुछ बोलते नहीं है। सोचते रहते हैं कि परिस्थितियां बहुत विपरीत हो गई है, कुछ न कुछ तो अवश्य करना पड़ेगा। शाम के खाने के समय जब दोनों आमने सामने होते हैं, तब देवेंद्र लाल जी रफीकुद्दीन जी से पूछ रहे हैं कि अब बताइए क्या बात हुई थी। तो रफीकुद्दीन जी कह रहे हैं कि धमकी दे रहे थे। और क्या बात होनी थी? धमकी देने आए थे। तो उन्होंने कहा कि धमकी कैसी? तो इन्होंने कहा कि धमकियां कैसी होती है आप खुद समझ लीजिए। उन लोगों को शिकार चाहिए और कह रहे थे हल्ला करके नहीं मिलेगा तो आग लगा कर लेंगे। तो इस प्रकार की धमकी थी। तब देवेंद्र लाल जी रफीकुद्दीन जी को समझाते हैं कि देखिए, आप घर गृहस्थी वाले व्यक्ति हैं और आप इतनी तकलीफ क्यों झेल रहे हैं? अगर मेरी वजह से कोई बहुत बड़ी तकलीफ हुई तो आपका पूरा परिवार बिखर जाएगा, पूरे परिवार को तकलीफें सहन करनी पड़ेगी। इससे अच्छा मेरा कौन है? मैं तो यहाँ पर अकेला हूँ। और यहाँ पर इस कहानी में अपनों ने पहले देखा था कि देवेंद्र लाल जी की पत्नी तो मायके गई हुई है, जालंधर गई हुई है, और उसको चिट्ठी लिखकर उन्होंने कह भी दिया था कि वहीं रहे, थोड़े समय तक यहाँ नहीं आए क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां बहुत खराब है। तो उनकी पत्नी तो वहां थी, अब यहाँ पर ये अकेले थे, नौकर भी भाग चुका था। तो इन्होंने यूं कहा कि मैं तो अकेला आदमी हूं, कहीं भी चला जाऊंगा, आप मेरी वजह से अपने परिवार को दुखी मत कीजिए, परिवार को खतरे में मत डालिए। जब देवेंद्र लाल जी इस प्रकार से बातें कहते हैं तो रफीकुद्दीन जी कहते हैं नहीं, मैंने हिफाजत का जिम्मा लिया है तो हिफाजत तो करूंगा। कैसे करूंगा? तो इस बारे में दोनों मित्रों के बीच बात होती है और कैसे हिफाजत के इंतजामात होते हैं वो अपन देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।